क्या आपको लाइनें टेढ़ी मेढ़ी दिख रही हैं और लोगों के चेहरे पहचानने में दिक्कत हो रही है, या आपको अपने चेक साइन करने में दिक्कत हो रही है, या अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक है तो आप प्रॉपरली अपनी किताबें नहीं पढ़ सकते हैं और आपकी उम्र भी 50 के ऊपर है, तो आपको एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन होने के चांसेस हैं। मैं डॉक्टर पवन गुप्ता, आई सर्जन, कैटरेक्ट स्पेशलिस्ट और रेटिना स्पेशलिस्ट। जैसे जैसे हमारे देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज़ हो रही है, वैसे वैसे एक नई बीमारी का इंसिडेंस भी काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है, जिसको हम कहते हैं एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन। ये आँख के पीछे जो हमारा रेटिना होता है या पर्दा होता है, ये उसकी बीमारी है। तो पहले ये देखते हैं कि ये बीमारी एग्जैक्टली होती क्या है। तो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, एज रिलेटेड, यानी कि ये बीमारी हमारी उम्र से संबंधित है। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, इस बीमारी के होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। आम तौर पर ये बीमारी 50 साल की उम्र के बाद होती है। सेकंड पार्ट है मैकुलर डीजनरेशन। तो ये मैकुला जो है, ये हमारे रेटिना का बहुत सेंसिटिव स्ट्रक्चर है। ये हमारा पीछे जो है वो रेटिना है और इसी के यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं मैकुला। तो इस मैकुला के अंदर ये बीमारी मेनली अफेक्ट करती है, जिसको हम कहते हैं एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन। तो अब देखिए इस बीमारी में बेसिकली क्या होता है। तो ये डिजीज़ दो तरीके की होती है। एक होता है ड्राई एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन और एक होता है वेट मैकुलर डीजनरेशन। तो ड्राई मैकुलर डीजनरेशन के अंदर जो हमारा पीछे का पर्दा है या जो हमारा मैकुला वाला एरिया है, वहाँ पर शुरुआती स्टेज में थोड़े वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पर्दे की जो सबसे नीचे वाली लेयर है वहाँ पर डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं। इन वेस्ट प्रोडक्ट डिपॉजिशन को या प्रोटीन डिपॉजिशन को हम कहते हैं ड्रूजन्स, और ये पीले पीले बड़े बड़े धब्बे से पर्दे के ऊपर दिखाई देते हैं। अब अगर हमारी बीमारी थोड़ी सी और प्रोग्रेस करती है तो इन धब्बों के साथ साथ हमारा पर्दा जो है पीछे से पतला होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं रेटिनल एट्रोफी या रेटिनल थिनिंग। और अगर ये बीमारी और आगे प्रोग्रेस कर जाए और ये जो पर्दा सूख रहा है या ये जो धब्बे आ रहे हैं ये थोड़े और बड़े साइज़ में होने शुरू हो जाएं, इसको हम कहते हैं फिर ज्योग्राफिक एट्रोफी। तो ये तो डिजीज़ हो गई जिसको हम कहते हैं ड्राई एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन। अब इसमें किसी किसी केस में क्या होता है, बीमारी जब शुरू होती है जब तो ये ड्राई होती है, लेकिन एक सर्टेन परसेंटेज के अंदर, रफली 10 to 15% केसेस के अंदर ये ड्राई से वेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो वेट एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन में क्या होता है कि इसके अंदर खून की नाड़ियाँ बननी शुरू हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं न्यू ब्लड वेसल, या पर्दे के अंदर सूजन आ जाती है, पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। अगर ऐसी स्टेज हो तो इसको हम कहते हैं वेट एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन। और ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़रूरी है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि पेशेंट्स को कैसे ये पता लगे कि भाई ये बीमारी उनको एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन हो गई है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपकी उम्र 50 के आसपास या उससे ऊपर है तो आपको एक प्रिवेंटिव आई चेकअप अपना कराना ही है। तो जब आपका एक ये डिटेल चेकअप होगा तो उसके अंदर इसके अर्ली साइंस पिक हो जाते हैं। सेकंड, पेशेंट जो कंप्लेन करते हैं मेजरली के एक कंट्रास्ट में उनको कमी आ गई है या एक सेंटर में एक ब्लाइंड स्पॉट आ गया है, मतलब वो जैसे एक आदमी के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो उसका चेहरा उनको नहीं दिखता, या वो अपनी कोई किताब पढ़ रहे हैं तो जहाँ पे वो फोकस करना चाह रहे हैं वही उनको नहीं दिखता, उसके इधर उधर कहते हैं जी दिखता है हमें, लेकिन सेंटर में जहाँ हम फोकस कर रहे हैं वहाँ पे हमें नहीं दिख रहा। सपोज़ कीजिए एक स्ट्रेट लाइन है तो पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि वो हमें टेढ़ी मेढ़ी सी दिख रही है। कई पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि काले काले धब्बे से आँख के आगे घूम रहे हैं, बट ये धब्बे स्टैटिक रहते हैं, मतलब जब आप अपनी आँख घुमाएंगे तो ये धब्बे एकदम स्टैटिक होते हैं, ये फ्लोटर्स की तरह नहीं है जो आँख की मूवमेंट के साथ मूव करते हैं, ये एक जगह स्टैटिक रहते हैं। तो ये कुछ साइन सिम्टम हैं जिनके साथ पेशेंट कंप्लेन करते हैं। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरी ये है कि काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास लेट स्टेज में
इसलिए आते हैं कि उनको साइन सिम्टम जब आते हैं तो वो ये सोचते हैं कि ये तो हमें सफ़ेद मोतियाबिंद बन रहा है, कैटरैक्ट बन रहा है, इसको आराम से हम जाके करा लेंगे। बट ये चीज़ ठीक नहीं है। अगर आपके रेटिना के अंदर कोई भी बीमारी है तो उसको एकदम अर्ली अटेंशन की ज़रूरत है, बिकॉज रेटिना की ज़्यादातर बीमारियों के अंदर हम बीमारी को रोक तो सकते हैं, लेकिन एक बार जितना उसमें डैमेज हो जाए उसको रिकवर करना बड़ा मुश्किल है। तो अपने साइन सिम्टम्स को पेशेंट ने इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। एट द अर्लीस्ट आपने अपने एक रेटिना स्पेशलिस्ट के पास जाके आई का पूरा एक चेकअप कराना है। तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर तो एज ही है। जैसे जैसे पेशेंट्स की एज बढ़ती है ये बीमारी होने के चांसेस हैं। सेकंड, इसके अंदर जो रिस्क फैक्टर आता है आपकी डाइटरी हैबिट कैसी है। तो जो लोग चिकनाई या फैट्स ज़्यादा खाते हैं, स्पेशली सैचुरेटेड फैट जो लेते हैं, उनके अंदर ये रिस्क होता है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग। जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं, तंबाकू चबाते हैं, उनके अंदर ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। थर्ड है हाइपरटेंशन। अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है और वो भी आपका कंट्रोल नहीं है तो ये आपको बीमारी होने की चांसेस ज़्यादा हैं। और सबसे ज़रूरी इसका जो लिंक है वो है जेनेटिक, कि अगर आपके पेरेंट्स को ये बीमारी एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन है तो ये सक्सेसिव जनरेशन्स में होने के इसके चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। और लास्ट है अल्ट्रा वायलेट लाइट एक्सपोजर के। अगर आपका धूप में या इस तरीके का अल्ट्रा वायलेट लाइट के लिए एक्सपोजर ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा एज रिलेटेड डीजनरेशन होने के चांसेस नॉर्मल पॉपुलेशन की बजाय थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। और एक है ओवरवेट, कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो भी उन पेशेंट्स के अंदर एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन होने की चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपने जो जेनेटिक फैक्टर है वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट अपना डाइटरी फैक्टर आप लोग अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। अब इसमें आते हैं कि एक बार अगर पेशेंट्स को हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उनको एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन है तो उसके आगे हम कैसे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहला तो है कि एक डिटेल्ड आई एग्जामिनेशन हम करते हैं, जिसके अंदर पेशेंट की विजुअल एक्यूटी यानी कि उसकी नज़र, चश्मे का नंबर, आई का प्रेशर और एक आई ड्रॉप डाल के जो पुतली फैला के एक पर्दे की हम जांच करते हैं। सेकंड, इसमें आता है कि कौन कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेशंस हैं जिनकी मदद से ये बीमारी का पता लग सकता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है OCT, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। ये टेस्ट सबसे ज़रूरी है और ये हमारे रेटिना का एक स्कैन हमें दे देता है, और ये टेस्ट ही है जिससे हम ये डिफ्रेंशिएट आउट कर पाते हैं कि आपको जो बीमारी है वो ड्राई है कि वेट है। और ये डिफ्रेंशिएशन बहुत ज़रूरी है बिकॉज इन दोनों का फिर ट्रीटमेंट भी फ़र्क हो जाता है। तो OCT बहुत ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन है। सेकंड, दो इन्वेस्टिगेशन जो हम करते हैं उसमें एक है एंजियोग्राफी और एक है ICG। तो इन दोनों टेस्ट के अंदर ही हम बाजू के अंदर आपके एक आर्म के अंदर एक डाई इंजेक्ट करके आपकी आँख की पिक्चर्स क्लिक करते हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि आपके जो नए खून के वेसल्स हैं या जो ब्लड वेसल्स हैं वो कहाँ कहाँ बने हुए हैं और पर्दे में कहाँ कहाँ से लीकेज हो रही है। और इसको सब क्लासीफाई करने के लिए भी ये दोनों टेस्ट काम में आते हैं। तो अब देखिए, इन्वेस्टिगेशन के बाद हमने पेशेंट की डिजीज़ क्लासिफिकेशन कर दी कि उसको ड्राई एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन है या वेट एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन है। तो ड्राई एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन में प्रैक्टिकली आज की डेट में कोई ट्रीटमेंट ऐसा अवेलेबल नहीं है जिसको हम ये कहें कि भाई इस ट्रीटमेंट से आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी या रुक जाएगी। प्रेजेंट डे में कुछ न्यू इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस आए हैं जो कहते हैं कि थोड़ा सा इस बीमारी को रोकने में हमें मदद करते हैं, बट वो कितना अभी क्लिनिकल उसमें सक्सेसफुल होंगे वो टाइम के साथ पता लगेगा। तो मेन स्टे जो है ड्राई एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन का वो है विटामिन सप्लीमेंट्स, जिसके अंदर हम विटामिन C, ज़ियाज़ेंथिन, ल्यूटिन और फर्दर एंटीऑक्सीडेंट्स पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं। बट ये कोई हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये विटामिन सप्लीमेंट से बीमारी रुक जाएगी या ये रिवर्स हो जाएगी। सेकंड, जो वेट एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन है इसकी ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है, और वो जो ट्रीटमेंट है वो इंजेक्शन के फॉर्म में हम पेशेंट को देते हैं। और इस ट्रीटमेंट में जो इंजेक्शन है मेनली एंटी VEGF। इसका क्या हुआ कि ये जो ब्लड वेसल्स पीछे बनती हैं
एक हार्मोन होता है हमारा VEGF करके, और उनमें से ये पानी लीक होता है। तो ये न्यू ब्लड वेसल जो हैं, ये शरीर के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो इंजेक्शन के फॉर्म में हम वो दवाई आँख के अंदर इंजेक्ट करते हैं जो इस हार्मोन की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती है, जिसको हम कहते हैं एंटी VEGF इंजेक्शंस। तो ये इंजेक्शंस काफ़ी फॉर्म में और काफ़ी डिफरेंट तरीके के अवेलेबल हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उनकी ड्यूरेशन कितनी है, उनकी एफिकेसी कितनी है। तो ये डिसीजन कि कौन से पेशेंट को कौन सा इंजेक्शन सूट करेगा, वो हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद और उनकी जो इन्वेस्टिगेशन हमने बताई हैं, वो सारी डिटेल इन्वेस्टिगेशन स्टडी करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कौन सी इंजेक्शन से मैक्सिमम बेनिफिट होगा। सेकंड इसमें ये है कि ये इंजेक्शंस जो हम एडवाइस करते हैं, पेशेंट्स को ये जानना ज़रूरी है कि ये इंजेक्शन एक रेगुलर इंटरवल पर उनको लेते रहने पड़ेंगे। थर्ड कि इन इंजेक्शन से 80 to 90% ऑफ केसेस के अंदर हम डिजीज़ को स्टेबलाइज करने में कामयाब हो जाते हैं, यानी कि जितनी बीमारी है उस स्टेज पे रोकने में हम उसको इफ़ेक्टिव होते हैं इन इंजेक्शंस की मदद से। 30 to 40% ऑफ केसेस के अंदर ये थोड़ी बहुत रिवर्स भी हो जाती है, और 10% ऐसे केसेस रहते हैं जहाँ पे इंजेक्शन वगैरह इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं। वहाँ पर हम जो अदर मोडालिटीज़ हैं ट्रीटमेंट की, जैसे लेज़र एप्लीकेशन हो गया, वो हम ट्राई करके देखते हैं। तो देखिए, जब हमने पेशेंट्स को ये एडवाइस कर दिया कि भाई आपको ये एक रेगुलर इंटरवल पे इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे आँख में, तो पेशेंट्स का एक नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि ये कब तक ट्रीटमेंट ऐसे चलेगा और कितनी बार हमें किस फ्रीक्वेंसी में ये इंजेक्शन लगेंगे, कब कब लगेंगे। तो इसमें हम बताएं कि जब हम पेशेंट को इंजेक्शन एडवाइस करते हैं तो यूजुअली इनिशियली हम मंथली फॉलोअप रखते हैं कि हर महीने हम पेशेंट को चेकअप करते हैं। उस चेकअप का पर्पस ये है कि जो इंजेक्शंस या जो ट्रीटमेंट हम आपको दे रहे हैं वो कितना इफ़ेक्टिव है और कब कब आपको इंजेक्शन रिपीट करने की ज़रूरत है। ये ट्रीटमेंट प्लान हर पेशेंट के हिसाब से हम इंडिविजुअलाइज्ड करते हैं। हम लोग किसी एक फिक्स्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं चलते, बट जो पेशेंट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंजेक्शन डिसाइड करते हैं। बट एक बेसिक रूल है कि रफली 1 महीने से पहले हम इंजेक्शन रिपीट नहीं करते। यूजुअली 4 to 6 वीक्स का एक टाइम पीरियड रहता है जिसके अंदर ये इंजेक्शन रिपीट करने की ज़रूरत होती है। अब इसमें देखिए, जो हमने अभी बताया कि भाई ये मंथली पे लगाना है, और कई बार इसमें ये होता है कि पेशेंट्स हमारे पास दूर दूर से आते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम हर महीने आना तो बड़ा मुश्किल है, या हमें बीच में कैसे पता लगे, अगर हमें बीच में ही कोई दिक्कत हो गई तो कैसे पता लगेगा कि भाई हमें डॉक्टर को दिखाने जाना है। तो उसका एक बड़ा होम मॉनिटरिंग का एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं एम्सलर ग्रिड। तो ये एम्सलर ग्रिड क्या है, ये देखिए जी, ये एक एम्सलर ग्रिड है। इसके अंदर ये बॉक्सेस बने हुए हैं, एक बड़ा बॉक्स है और उसके अंदर बहुत छोटी छोटी ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बनी हुई हैं। तो ये एम्सलर ग्रिड आप अपने घर पे एक आर्म लेंथ डिस्टेंस पे कहीं पे चिपका सकते हैं दीवार पे, और इसमें एक आंख आपने बंद करनी है और जो ये सेंटर में जो डॉट दिख रहा है वो आपने फोकस करना है। तो जब आप एक जगह आंख इस सेंटर पे फिक्स रखेंगे तो ये साथ में जो बॉक्सेस बने हुए हैं या लाइंस जो बनी हुई हैं, वहाँ पे आपने किसी पेन या पेंसिल से मार्क करना है कि वो लाइन आपको कहाँ पे दिख रही हैं या नहीं दिख रही, वो लाइन आपको टेढ़ी दिख रही हैं या आपका ब्लैक स्पॉट कहाँ पे आ रहा है, वो आपने एक मार्क करके रख लेना है और उस पर वो डेट लगा देनी है कि भाई ये टेस्ट मैंने इस दिन किया था और उसकी ये रिज़ल्ट था। तो अगर ये घर पे आप एवरी वीक या एवरी 15 डेज इसको करेंगे और आप अगर ये नोटिस करते हैं कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा एरियाज़ आ गए हैं जहाँ पे लाइन पहले नहीं थी टेढ़ी, अब वो टेढ़ी हो गई है, या कोई एक्स्ट्रा ब्लैक स्पॉट आ गया है, तो वो एक इंडिकेशन है आपके लिए कि ये डिज़ीज़ थोड़ी सी आपकी प्रोग्रेस कर रही है और आपको एक इमीडिएट कंसल्टेशन की ज़रूरत है। तो इसमें देखिए कि जब हम ये पेशेंट्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं और वहाँ पे उनके बच्चे भी होते हैं और माता पिता भी होते हैं, तो उनका एक बड़ा स्पॉन्टेनियस जो सवाल होता है वो ये कि डॉक्टर साहब क्या इस बीमारी से ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो इसमें मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये बीमारी मेनली हमारे आँख के मैकुला सेंट्रल एरिया के ऊपर अफेक्ट करती है।
तो इसमें सेंट्रल विज़न हमारा जाता है, साइडों से पेरिफेरल विज़न फिर भी थोड़ा बहुत इंटैक्ट रहता है। तो इस बीमारी में यूजली कंप्लीट ब्लाइंडनेस तो नहीं होती। ये पेशेंट को इसलिए जानना ज़रूरी है कि भाई ये घबराएं नहीं कि हमें एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन हो गई है तो हम कम्प्लीटली ब्लाइंड तो नहीं हो जाएंगे। कम्प्लीटली ब्लाइंड नहीं होंगे, बट हाँ अगर ट्रीटमेंट नहीं लें तो ये सेंट्रल विज़न पे ज़रूर असर डालता है। साइडों से एक नेविगेटरी विज़न तो आपका इंटैक्ट रहता है कि आप घर के अंदर वॉशरूम जाना है, खाना वगैरह खाना है, और जो आपकी मोटी मोटी ज़रूरत है वो तो आप फिर भी मैनेज कर सकते हैं। तो उनका एक ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब क्या ये बीमारी मुझे भी हो सकती है। अब उनकी ये कंसर्न बड़ी जेन्युइन है, हालांकि उनकी एज अभी 35-40 के आसपास होती है, कि भाई पेरेंट्स को अगर इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो क्या मुझे भी हो सकती है, और अगर हो सकती है तो इसको मैं कैसे अवॉइड कर सकता हूँ। तो देखिए, हमने इसमें जैसे आपको बताया कि इस बीमारी का एक जेनेटिक लिंक तो है ही। तो अगर आपके पेरेंट्स को ये दिक्कत है तो आपको रिस्क थोड़ी सी ज़्यादा है। तो प्रिवेंशन में यही है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपने अपनानी है, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, सप्लीमेंट्स आपने अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखना है। सैचुरेटेड फैट्स जो हैं अपनी डाइट में कम रखने हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रखना है। वेट अगर आपका थोड़ा सा ज़्यादा है तो उसको आपने कंट्रोल करके रखना है। थर्ड ये कि अगर आप ब्राइट सनलाइट वगैरह में जाते हैं तो थोड़ा डार्क ग्लासेस जो अल्ट्रावायलेट लाइट को ब्लॉक कर दें वो आप यूज़ कर सकते हैं। और एक रूटीन एग्जामिनेशन, यानी कि हर साल में एक बार कम से कम आप अपने रेटिना की एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। तो ये एक बड़े सिंपल से कुछ स्टेप्स हैं जिनसे आप अपने आँखों का ध्यान रख सकते हैं और एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन से आपका बचाव हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है इससे आपको अपनी आँखों की देखभाल करने में काफ़ी हेल्प होगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।